तो उनको एक अलाउंस मिल सकता है जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से जाना जाता है। ये अलाउंस आपको आपके घर से आपके ऑफिस तक जाने के लिए दिया जाता है। और मैक्सिमम अलाउंस जो एग्जिम हो सकता है वो है 3200 रुपीज पर मंथ। इसमें जो डिसेबिलिटीज हैं जिसको कवर किया गया है इस सेक्शन में वो है ब्लाइंडनेस, डीफनेस अगर बहरापन है तो, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई व्यक्ति है और अपने घर से ऑफिस तक जाता है तो उसको ये अलाउंस दिया जा सकता है जिसका एग्जिबिशन 3200 रुपीज पर मंथ तक होगा। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन ज्यादा आगे आने वाले सेक्शंस पे होगा, जैसे कि ये सेक्शन 80DD एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने कुछ खर्चा किया है तो इनकम टैक्स बोलता है कि हम आपको कुछ रियायत देंगे, आपकी इनकम में से कुछ डिडक्शन आपकी इनकम में से अलाउ करेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 40,000 rupees in case of normal citizen and 60,000 rupees in case of senior citizen। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन इनकम टैक्स बोलता है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन में आएगा, उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। कौन से डिपेंडेंट्स की हम बात कर रहे हैं? हम जब डिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे स्पाउस यानी कि हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये 4-5 तरह के डिपेंडेंट्स अगर हैं जो किसी भी डिसेबिलिटी से, किसी भी मतलब जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उनसे ग्रसित है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे किसी तरह का कोई खर्चा किया गया है हमारे द्वारा, तो हम इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हम जो जुड़े हैं हम सब रेसिडेंट इंडियन हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है। अब डिसेबिलिटीज की बात करते हैं। कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर होंगी? उसमें सबसे पहली है न्यूरोलॉजिकल डिसीज इन विच डिसेबिलिटी इज 40% और मोर। जहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में, वो सारी डिसीजेस यहाँ पे कवर होती हैं। उसके बाद आपका मेलिग्नेंट कैंसर्स, एड्स, क्रॉनिक रेनल फेलियर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी डिसीजेस जो हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर होती हैं। काका इसमें एक बात जो अपना अटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर बात करें, तो जो अटैक्सिया बीमारी है, अटैक्सिया बीमारी इज कवर्ड अंडर द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसीज व्हिच इज इन विच डिसेबिलिटी इज 40% और मोर। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी अटैक्सिया के कारण डिसेबिलिटी इज 40% और मोर, then in that particular situation 80DD का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो हमारे अटैक्सिया के जो पेशेंट्स हैं वो 80DD में डेफिनेटली डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। अगर 60 से कम है तो नॉर्मल सिटीजन में 40,000 तक, 60 से ज्यादा है तो 60,000 तक। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में ही हम डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे आने वाले सेक्शंस में भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। हमारा ज्यादा फायदा जहां हो सकता है हम वहां डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब इस पूरे 80DD के छोटे से जो सेक्शन है, इसकी जो खासियत है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है तो इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपके डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने आपको आपकी दवाइयों के लिए दिया है, उसमें आप देखिएगा कोई भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो राइट या लेफ्ट साइड में अपनी डिसीज जरूर लिखता है। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है जो इनमें से किसी भी डिसीज को जस्टिफाई कर सकता है तो आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन ही सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, आपको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ये है छोटा सा और एक सेक्शन 80DD। आगे हम दो और सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हमें करना होगा, और वो दोनों सेक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं ऐसा कहा जा सकता है। These sections are 80DD and 80U। बेसिकली ये 4-5 ही छोटे छोटे से सेक्शंस हैं जिसमें इनकम टैक्स में हमें बहुत ज्यादा रिबेट मिली है, इसलिए मैंने इन 4-5 को ही कवर किया है। बहुत ज्यादा समय को देखते हुए और टेक्निकलिटीज को देखते हुए बहुत ज्यादा
लोड किसी चीज का नहीं दिया है। अब छोटी सी जो ये दो छोटे छोटे से सेक्शन है, AT-DD और ATU, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में बात करने से पहले ये समझ लें कि इनमें कवर होने वाली कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे लो विजन, अगर किसी व्यक्ति की दृष्टिहीनता से ग्रसित है तो लो विजन, मेंटल इलनेस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में परेशानी है, लेप्रोसी क्योर्ड में भी माना गया है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो लेप्रोसी से सफर कर रहा था और वो क्योर हुआ है, पर उसके बाद भी अगर हाथ में सेंसेशन नहीं है, पाँव में सेंसेशन नहीं है, बॉडी का एक मटेरियल पोर्शन ऐसा है जो मूवमेंट करने के लिए केपेबल नहीं है, तो उसे लेप्रोसी क्योर्ड में कवर किया जाएगा। लोकोमोटर डिसीजेस, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसीजेस, इनमें से कोई भी डिसीज होना, मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर कुछ है, जैसे व्यक्ति में कोई अगर देख नहीं पा रहा और बोल नहीं पा रहा, दोनों चीजें हैं, या देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ऐसी अगर कोई मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो वो भी इसमें कवर्ड है। और उसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी एंड ऑटिज्म, ये दो और बीमारियां हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर्ड हैं। अब आते हैं इसमें डिडक्शन। अगर हम पहले बात करें AT-DD की, तो AT-DD में डिडक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम हमारे डिपेंडेंट पे किया हुआ खर्चा, साल भर में जो भी हमने खर्चा किया है, हम उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो हम उसे क्लेम कर लें। अगर इस तरह का कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा हमने नहीं किया, हमारी तरफ से कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं हुआ है, तो हम किसी भी LIC, UTI या कोई और ऐसी कंपनी जो इस पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए फंड बनाती है या इस तरह की स्कीम्स चलाती हैं कि आप उसमें पैसा डिपॉजिट कर दें, और जब डिपेंडेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी उसमें से पैसा आपको रीइंबर्स किया जाएगा। इस तरह के किसी फंड में अगर हम लोगों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तब भी हम इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं। अगेन, डिपेंडेंट्स कौन होंगे? डिपेंडेंट्स हमारे वही होंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा? डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर दो अमाउंट स्पेसिफाई किए हैं इनकम टैक्स ने। इनकम टैक्स बोलता है 75,000 इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी और 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी डिडक्शन दिया जाएगा। अब नॉर्मल डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी एक बार समझ लेते हैं। नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में इनकम टैक्स बोलता है कि जब डिसेबिलिटी 80% से कम है, मतलब शरीर का 80% से कम हिस्सा है जो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, तब नॉर्मल डिसेबिलिटी माना जाएगा। और डिसेबिलिटी 1,00,000 सीवियर डिसेबिलिटी कब माना जाएगा? जब डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा हो। मतलब ये किसी भी बीमारी से अगर आपका 80% से ज्यादा शरीर आपके काम में नहीं आ पा रहा है तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी माना जाएगा। उस केस में डिडक्शन का अमाउंट 1,25,000 होगा। पर अगर डिसेबिलिटी 80% से कम है तो ये माना जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, और उस केस में आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ 75,000 रुपए का ही मिलेगा। ये सालाना डिडक्शन है, दिस इज एनुअल डिडक्शन जो आप आपके रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अब इस डिडक्शन को लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस की अगर बात करें तो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा आपके डॉक्टर से, जो आपके न्यूरो सर्जन हो सकते हैं या आपके नॉर्मल जो दूसरे सर्जन हैं वो हो सकते हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं। और वो सर्टिफिकेट आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेना होगा जिसका नाम फॉर्म 80IA है। 10IA फॉर्म 10IA है, जिसमें आपको वो डिडक्शन के लिए सर्टिफिकेट डॉक्टरों से बनवाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको रिटर्न फाइल करने के पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करें तो ज्यादा बेटर होगा। ये सर्टिफिकेट अगर आप उस सर्टिफिकेट के स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में ये लिखा जाता है कि आप नॉर्मल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं या सीवियर डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं और आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्शन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो ये है हमारा AT-DD जो बहुत छोटा सा सेक्शन है, पर इसमें जो हमें बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं।
अगर अब हम एक स्टेप ऊपर जाएं और एक स्टेप ऊपर जाके अगर हम इसकी डिसेबिलिटीज को ध्यान से देखें, तो जो अटैक्सिया जो एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसके लिए हमारी अटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी काफी सारे काम कर रही है, अटैक्सिया इसमें कवर हो सकती है, इसमें भी कवर हो सकती है, और ATDD में तो है ही सही। ATDD में तो उसका स्पेसिफिक मेंशन है, और अगर हम चाहें तो हम इसमें भी डिडक्शन ले सकते हैं। इसकी कंडीशंस और ATU की कंडीशंस मोर और लेस सेम है, तो हम ATU में भी डिडक्शंस ले सकते हैं। अब ATDD और ATU में जो अंतर है वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझें कि AT अगर हम DDD में जाते हैं तो अटैक्सिया में हमें सिर्फ 40,000 का डिडक्शन मिलता है। ATDD में आते हैं तो हमें अटैक्सिया जैसी बीमारी के लिए 75,000 रुपए का कम से कम डिडक्शन मिलता है। हमारा फायदा ATDD में जाने में है, हम प्रेफर करेंगे हम ATDD में जाएं। अब आते हैं ATU पे। ATU में मैंने कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि सारा कंटेंट वैसा का वैसा है, सिर्फ दो डिफरेंस हैं जो ATDD और ATU में है। पहला ये ATDD बोलता है आपको खर्चा करना पड़ेगा या तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे या आपके किसी फंड के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये ATDD बोलता है। ATU बोलता है आपने खर्चा किया हो या नहीं किया हो। इस मामले में ATU जो सेक्शन है वो साइलेंट है, मतलब ये कि ATU आपसे ये नहीं कहता कि आप बताओ कि आपने खर्चा किया या नहीं किया। इससे ATU को पर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये बताएं कि आप डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, वो कौन सी डिसेबिलिटी है, नॉर्मल डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी, और अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों ही सिचुएशंस में डिडक्शन उतना ही है। ATU में 75,000 है, जो वहां भी 75,000 था ATDD में, और यहाँ भी सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 है, जो वहां भी 1,25,000 था। अब एक सबसे बड़ा फर्क जो दोनों सेक्शंस में है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए ATDD उस केस में एलिजिबल होता है जब आपके किसी परिवार के सदस्य को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उसके किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने खर्चा किया है, तो ATDD का डिडक्शन मिलता है। पर ATU में अगर मैं स्वयं किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हूं तो मुझे डिडक्शन मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों ही सेक्शंस में। बाकी सारी कंडीशंस दोनों ही सेक्शंस की सेम है, डिसेबिलिटीज दोनों में सेम है, इसलिए मैंने डिसेबिलिटी सबसे पहले एक ही स्लाइड में डिस्कस कर ली कि दोनों की डिसेबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो सेम है, दोनों का डिडक्शन का अमाउंट भी सेम है, लेकिन जो पर्सन है जो डिडक्शन क्लेम करेगा वो पर्सन अलग है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसके परिवार में कोई बच्चा है जो किसी तरह की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। से फॉर एग्जांपल बच्चा चल फिर नहीं सकता लेकिन गाना बहुत अच्छा गाता है। अब अगर बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है और बच्चे के गाना गाने से कुछ इनकम रिसीव होती है जो बच्चे की इनकम है, तो उस केस में ATU में बच्चा अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और अदरवाइज उसके फादर अगर ATDD में चाहें तो उसके फादर ATDD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन का अमाउंट सेम होगा, आप समझिए डिडक्शन का अमाउंट में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस वहां है जो पर्सन उस डिडक्शन को क्लेम करेगा, उस पर्सन के डिडक्शन क्लेम करने में डिफरेंस है। सो मुझे लगता है ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, और इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से स्लाइड भी डाली है। बोथ दी सेक्शंस ATD एंड ATU provide a deduction on the basis of disability or severe disability. The difference between the two sections is that ATDD provides a deduction to an individual in case of any dependent family member is suffering from disability or severe disability. However, ATU provides a deduction to an individual himself suffering from disability or severe disability. So ATDD आपके घर के किसी डिपेंडेंट मेंबर के खर्चे के लिए आपको डिडक्शन देता है, जबकि ATU आपके खुद के डिसेबल होने पर आपको डिडक्शन की जो फैसिलिटी है वो देता है। तो जहां तक हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ये 3 या 4 छोटे-छोटे सेक्शंस हैं जिसमें हमें मटेरियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं,
और इन बेनिफिट्स के बेसिस पे हम हमारे रिटर्न में इसको क्लेम कर सकते हैं। अब आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न है तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सो ये एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था मेरी तरफ से। मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम भी 10 मिनट का बचा है। यस, तो मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करते हुए आप सबसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। हेलो। हाँ बताए, पूछिए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए अनिल जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई देता है। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बोलिए सुदीप जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, कौन बोल? अनिल जी बोलिए, आप बोलिए। को बीबीए के बारे में जानकारी क्या? बीबीए? बीबीए 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 डेटाबेस। बीबीए बीबीए बीपीएफ कह रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कह रहे हैं। पीपीएफ, अच्छा। आज पीपीएफ के बारे में, अच्छा। ये जानकारी क्या? नहीं, ये आपका टैक्स सेविंग के बारे में जानकारी है। आपको अगर अच्छा टैक्स देना पड़ता है तो आपको फिजिकली चैलेंज होने के कारण क्या क्या रिबेट मिलते हैं, है ना? अच्छा समझ गया तुम। तो है ना। और अगर कुछ आपको नहीं जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कर सकते हैं। स्वस्ति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं, या किसी को भी कुछ बोलने में प्रॉब्लम है तो वो टाइप कर सकता है। ओके ओके। ईशा, आप लेट ज्वाइन हुए, पर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? अच्छा। सस्ते, आपको है कोई डाउट या कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई बात नहीं। अखिलेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ जानना चाहते हैं? और आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करें। हाँ जी जी सर। नहीं सर। अच्छा, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं ना, या बाद में भी आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपका मैसेज इनका, ये श्रेयस जी भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा संस्था का सारा काम यही देखते हैं, है ना। जी तो थैंक यू वेरी मच श्रेयस। और आपने टाइम निकाला, स्पेशली कोठारी सर को मैं थोड़ा लेट आइडेंटिफाई कर पाया उनको, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ऐसे ही हमें कॉपरेशन मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ में आज का सेशन हम खत्म करें। ठीक है स्वस्तिक? थैंक यू वर्गा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज नहीं आता है, आवाज नहीं है। यू कैन टाइप। बहुत अच्छा सेशन। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट संडे को हम लोग उस पर करने जा रहे हैं कि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ना। जैसे कि उनको रेलवे कंसेशन कैसे मिलेगा, उनका वो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उनको लोन मिलते हैं क्या गवर्नमेंट से बिजनेस करने के लिए, कोई वो आपको उनको कोई पेंशन मिलती है क्या, इसके बारे में भरत यादव जी हैं, वो आएंगे और हमको बताएंगे। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए नेक्स्ट संडे को, मैं मैसेज डिटेल डाल दूंगा। ठीक है रुद्र जी, सुदीप जी? हाँ ओके ओके।
ओके ओके जी, थैंक यू। ठीक है सस्ती, सस्ती ठीक है, ओके चलिए Okay. बाय। बाय। हाँ